सो हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम क्लास 10 के लाइफ प्रोसेस चैप्टर के एक्सक्रीशन टॉपिक को एकदम क्वालिटी के साथ कंप्लीट करेंगे और इसमें हम कुछ एनिमेशंस की हेल्प से भी इस टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे एक्सक्रीशन होता क्या है। तो एक्सक्रीशन वो प्रोसेस है जिसमें हम बॉडी के वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालते हैं। एक्सक्रीशन इज अ प्रोसेस बाय विच द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द मेटाबॉलिज्म एंड अदर नॉन यूजफुल सब्सटेंस आर एलिमिनेटेड फ्रॉम एन ऑर्गेनिज्म। जो बॉडी के लिए यूजफुल सब्सटेंसेस नहीं है और जो बॉडी का वेस्ट है उसे हम एक्सक्रीशन के प्रोसेस से बॉडी से बाहर निकालते हैं। स्पेशली आपका जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, जो यूरिया होता है, उसको हम बॉडी से बाहर निकालते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग्स के अंदर वेस्ट को किस किस फॉर्म में और कहाँ से बाहर निकाला जाता है। सबसे पहले हम इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अब वेस्ट हमारी बॉडी के लिए क्या है? अब फ्रेंड तो होगा नहीं ना, हमारा वेस्ट है, बेकार चीज़ है, हम उसे बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं, तो हम उसको क्या कंसीडर करेंगे? दुश्मन। बॉडी के लिए वो एक दुश्मन है। तो हमारी बॉडी में काफ़ी तरह के दुश्मन पाए जाते हैं जो कि अलग अलग जगहों से भागते हैं, अलग अलग गेट से भागते हैं। अब जो हमारी गैसियस फॉर्म में जो दुश्मन है, जैसे कि हमारा CO2, ये हमारा लंग्स इसको बाहर भगा देती है। लंग्स वाले गेट से बाहर भाग जाते हैं, जो कि हमारा जैसे लंग्स में फिर हमारे एल्वियोलाई में एक्सचेंज होता है और ये हमारे नोज़ के थ्रू बाहर निकल जाती हैं। स्किन से हमारा एक दुश्मन भागता है जो कि स्वेट में हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं, जैसे यूरिया प्रेजेंट हो गया और हमारा एक्सेस बॉडी का जो सॉल्ट होता है वो भी प्रेजेंट होता है। तो ये स्वेट की फॉर्म में हमारा ये यार दुश्मन बाहर निकल जाते हैं। आईज से हमारा टीयर्स निकलते हैं, आंसू, इसमें भी सेम चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। यूरिया है, एक्सेस सॉल्ट है और भी चीज़ें हैं जो कि हमारी बॉडी से बाहर निकलना ज़रूरी होती है, जो कि हमारी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट माने जाते हैं। और आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में तो पढ़ा ही होगा कि एनस जो होती है वो हमारे एनस के थ्रू जो सॉलिड वेस्ट होता है वो हम बाहर निकाल देते हैं। जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको हम बॉडी से बाहर निकालते हैं मॉर्निंग के टाइम स्पेशली। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कहानी के हीरो की बात है, क्योंकि ये सब जो पार्ट्स थे, लंग्स हो गए, स्किन हो गई, आईज हो गए या फिर आपका एनस हो गया, ये सब जो पार्ट हैं आपके वो मेन नहीं है। कहानी का जो मेन हीरो है ये इनके सबके कैरेक्टर हैं जो कि उनका साथ दे रहे हैं वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने में। पर जो मेन हमारा कहानी का हीरो है वो है हमारी किडनीज़, जो कि हमारे बॉडी के जो नाइट्रोजनस वेस्ट है जो कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है उसको बाहर निकालने में हेल्प करती हैं, ब्लड को फिल्टर आउट करके। तो किडनी हमारी कहानी की हीरो है जो कि क्या काम करती है? नाइट्रोजनस वेस्ट जो यूरिया होता है नाइट्रोजनस वेस्ट को, उसको वो रिमूव्ड कर देती है हमारी किडनीज। यूरिया एंड अमोनिया हमारा डायरेक्टली नहीं होता, वो हमारा कन्वर्ट हो जाता है यूरिया में इन लिवर में। वो लिवर हमारा जो होता है उसको अमोनिया को कन्वर्ट कर देता है यूरिया में, और हमारा यूरिया होता है वो डायरेक्टली हमारा हम एक्सक्रीट कर देते हैं। यूरिया इज़ द मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट दैट इज़ फिल्टर्ड एंड एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम द ब्लड बाय द किडनीज़। इसको किडनीज़ के थ्रू फिल्टर किया जाता है हमारे ब्लड को, जिसमें से यूरिया को बाहर निकाल लिया जाता है। अमोनिया जो होता है वो भी हमारी बॉडी में बनता है, बट उसको हम कन्वर्ट करवा देते हैं लिवर में यूरिया की फॉर्म में, जो कि फिर एक्सक्रीट कर देते हैं हम यूरिन में। यूरिन में क्या प्रेजेंट होता है? यूरिया प्रेजेंट होता है, तो हम यूरिन के थ्रू उसको बाहर निकाल देते हैं। तो ये है आपका किडनीज का फंक्शन। अब पूरा हम एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ें तो इसमें आपकी रेनल आर्टरी, अब आर्टरीज और वेन्स के बारे में आपने ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ा था, तो आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ पर पढ़ सकते हो इनको। तो हमारी जैसे हम लंग्स के पास जो आर्टरीज जा रही थी उनको हम पल्मोनरी वर्ड यूज़ कर रहे थे कि पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन। ऐसे ही जब हम किडनीज़ की बात करते हैं तो वहाँ पे हम रेनल वर्ड यूज़ करते हैं। यहाँ की जो आर्टरीज और वेन्स होंगी उनके लिए हम रेनल वर्ड यूज़ करेंगे, रेनल आर्टरी और रेनल वेन। यहाँ भी हम वही चीज़ देख रहे हैं जो हमने ट्रांसपोर्टेशन में देखी थी। जब हमने हार्ट पढ़ा था तो हम लेफ़्ट को राइट पढ़ रहे थे और राइट को लेफ़्ट पढ़ रहे थे। तो यही चीज़ें यहाँ पे है कि हम राइट को यहाँ पे लेफ़्ट पढ़ रहे हैं और लेफ़्ट को राइट पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम ऑर्गन्स की यहाँ पे अपोजिट स्टडी करते हैं, क्योंकि वो हमें अपोजिट दिखाई देते हैं तो हम उन्हें अपोजिट ही कंसिडर करके स्टडी करते हैं, ताकि वो ऑटोमेटिकली हम उसका सही नॉलेज उसकी ले पाएँ और हम उसको उल्टा ना पढ़ लें। इस वजह से अभी आपकी राइट किडनी कहलाएगी और आपकी लेफ़्ट किडनी कहलाएगी। और इसका पूरा स्पेसिफिक रीज़न मैंने अपने ट्रांसपोर्टेशन वाली वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। ये आपकी एक बॉडी में आपकी 2 किडनीज प्रेजेंट होती है, मतलब अ पेयर ऑफ किडनी।
वहाँ से आपका एक पेयर आपका यूरेटर का निकल रहा होता है, इस किडनी से भी यूरिन भर के निकलेगा और यहाँ से भी यूरिन भर के निकलेगा। जब ये यूरिन यहाँ से निकलता है तो ये आपको थोड़ी देर के लिए स्टोर रहता है, टेम्परेरी स्टोर रहता है आपका यूरिनरी ब्लैडर में। जब ये ब्लैडर पूरा, इसके पास एक एबिलिटी होती है स्ट्रेचिंग की, ये स्ट्रेच हो जाता है। जब इसको लगता है कि अब स्ट्रेचिंग की पावर बस गई, अब इससे ज़्यादा मैं स्ट्रेच नहीं हो सकता, तो ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक आपका सिग्नल पहुंचाता है, जो कि हमें बोलता है जाओ और जाके भाई वॉशरूम करके आओ, वरना तुम्हारा ये यूरिनरी ब्लैडर फट सकता है, भाई आपके पेट दर्द होने लगता है। तो यूरिनरी ब्लैडर में ये यूरिन आपका स्टोर रहता है, देन वो आपका यूरेथ्रा के थ्रू बाहर बॉडी से निकल जाता है, जिसको आप बोलते हैं यूरेथ्रल ओपनिंग। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। और मेल्स में ये आपका इसकी लेंथ ज़्यादा होती है और फीमेल्स में कम होती है। अब आपका हम पढ़ेंगे किडनी की फंक्शनल यूनिट के बारे में। अब किडनी में ऐसा क्या प्रेजेंट है जो कि हमें ब्लड का फिल्ट्रेशन करवाने में हेल्प कर रही हैं? भाई उनके पास मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट हैं, जो कि हमारी लाइफ टाइम में काफ़ी सारे ख़राब भी हो जाते हैं और एज के साथ साथ वो कम होते चलते हैं। बट नेफ्रॉन्स जो होती है वो आपकी फंक्शनल यूनिट होती है। और एक और चीज़, ये आपका नेफ्रॉन का डायग्राम है, ये आपका क्लास 10 की एनसीईआरटी में दिया रखा है, बट इसकी पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं है। बट आपको ये पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको किडनी का पूरा फंक्शन जानना है तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा और एग्जाम में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी में फुली एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई है, क्लास 11th में है इसका टॉपिक पूरा, बट फिर भी आपको ये पूरा से क्वेश्चन बनते हैं क्लास 10 के सीबीएसई के पेपर में, ठीक है। तो उसके लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात, हर एक नेफ्रॉन इंडिपेंडेंट होता है, बट हमारे जैसे हम लोग घर में भाई बहन हैं, 3 भाई बहन हैं समझ लो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मम्मी हमें कोई काम बताती है तो छोटा होगा वो बड़े को बोलेगा, बड़ा वाला होगा वो अपने से बड़े को बोलेगा, और बड़ा वाला होगा वो छोटे वाले को ऑर्डर देगा कि तू काम को कर दे। तो हम क्या करते हैं, एक दूसरे पे काम को टालते रहते हैं कि तू कर दे तू कर दे। बट ये नेफ्रॉन्स इतने ईमानदार होते हैं, इतने अच्छे होते हैं कि वो किसी पे भी अपना काम नहीं टालते। उनको दिन में जितना यूरिन बनाना होगा, वो खुद से उतना बनाएंगे, वो दूसरे अपने साइड वाले पे डिपेंड नहीं रहेंगे। वो यूँ नहीं सोचेंगे कि मेरे इस एक किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन है तो मैं तो कहाँ हूँ, मतलब मिलियंस में से कोई वो एक नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा। नहीं, वो ये सब ना सोचते हुए अलग अलग अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अपना पूरा जितना उन्हें यूरिन बनाना होता है दिन में वो बनाते हैं। वो ये नहीं सोचते कि हमारे पास मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन है, उनमें से कोई और बना लेगा, हम आज छुट्टी ले लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेफ्रॉन्स के बारे में पढ़ते हैं, उसमें कौन कौन से पार्ट। अब इतना कॉम्प्लेक्स सा जो स्ट्रक्चर है इसको हम इतने अच्छे से पढ़ेंगे कि आपको ये बहुत ज़्यादा ईजी लगेगा। सबसे पहले तो मैं एक ब्लैंक पेज ले लेती हूँ जिसकी मदद से आप इस पूरे टॉपिक को पढ़ पाओगे, उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे। यहीं पे था, चलो सबसे पहले हम पढ़ेंगे उसका डायग्राम, नेफ्रॉन का। बहुत इजी तरीके से हम इस डायग्राम को पढ़ेंगे। एक सेकेंड, देखो ये आपकी एफरेंट आर्टरियोल और ये आपकी इफरेंट आर्टरियोल। अब आर्टरियोल क्या है? आर्टरियोल वो है, जैसे कि देखो आर्टरी होती है, कोई आर्टरी होती है, आर्टरी की क्या होती है, ब्रांचेस होती हैं बहुत सारी। जैसे आपने देखा होगा, हमने किस में पढ़ा था, रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा था हमने, उसमें हमने आपकी ब्रोंकाई देखी थी और ब्रोंकियाई जो होती वो फर्दर डिवाइड हो रही थी ब्रोंक्यूल्स में। ऐसी आपकी आर्टरीज हैं। जो आर्टरी होती है, एक मेन आर्टरी होती है, वो काफ़ी सारी आर्टरीज में डिवाइड हो जाती है। भाई जब नेफ्रॉन्स मिलियंस में प्रेजेंट है तो एक जो आपकी आर्टरी है उसको हर जगह से ब्लड भेजना है। किडनी के नेफ्रॉन्स के पास आर्टरी क्या कर रही है, हार्ट से ब्लड को लेकर आ रही है, तो उसको हर किडनी के हर नेफ्रॉन में उसको ब्लड भेजना है अपना जो फिल्ट्रेट करने के लिए उसको। तो वो अकेली तो जाएगी नहीं, वो अपने फ्रेंड्स को भेजेगी, अपने सिपाहियों को भेजेगी। तो वो क्या करेगी, अपने ब्रांचेस को बना लेगी, जिससे आपकी जिनको हम बोल देते हैं आर्टरियोल्स, जो कि आर्टरी से निकल रही हैं, जो कि हर एक नेफ्रॉन में अलग अलग अपनी एंटर हो जाएगी। तो जो घुसने वाली आर्टरी होगी उनका एफरेंट आर्टरियोल नाम लिख दिया है, और जो उसके अंदर घूमेगी और जो बाहर निकल जाएगी उसका नाम रख देते हैं हम इफरेंट आर्टरियोल। तो ये चीज़ आपको समझना ज़रूरी था। चलो आगे बढ़ते हैं। आप देखो ये हो गया एफरेंट आर्टरियोल, जो आर्टरियोल यहाँ पे एंटर हुई है इस नेफ्रॉन में।
और ये है आपकी इफरेंट आर्ट्रियोल जो कि इस पूरे स्ट्रक्चर में भी घूम के इस ब्लड को लेकर जाएगी। ये है आपका ग्लोमेरुलस। क्या है आपका? ग्लोमेरुलस। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आगे मैं आपको डायग्राम दिखा दूंगी, वहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो कौन सी चीज़ क्या है। यहाँ पे आपका ग्लोमेरुलस, और ये है आपका वोमेंस कैप्सूल। क्या है? वोमेंस कैप्सूल। अब क्या होता है, देखो आप जब नेफ्रॉन का डायग्राम पढ़ते हो तो आपको 3 चीज़ें पता होनी चाहिए एक्सक्रीशन में। एक आपको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सेकंड है आपका रीएब्जॉर्प्शन, और थर्ड है आपका सीक्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन, ये तीनों प्रोसेस जैसी हो जाए, समझ जाना हमारा एक्सक्रीशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा कौन सा प्रोसेस होगा? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो यहाँ से जैसे ही हमारा ब्लड आया, अब उसमें हमारा क्या क्या प्रेजेंट है भाई, आपने पढ़ा था ना डाइजेशन में हमारा किस किस का डाइजेशन हुआ था? एमिनो एसिड थे, ग्लूकोज थे, और भी मिनरल्स थे, जो न्यूट्रिएंट्स थे, और भी चीज़ें थी, सॉल्ट्स हो गया, और हमारा फैटी एसिड हो गए, ग्लिसरॉल हो गया, और हमारा आप देख सकते हो वाटर तो है ही, वाटर हो गया, और भी हमारी गैसेस हो गई, और क्या होता है, प्रोटीन के कुछ मॉलिक्यूल्स हो गए हमारे, इसमें सब कुछ प्रेजेंट है हमारे ब्लड में, ठीक है। बट जब ये ग्लोमेरुलस में जाते हैं तो एक छलनी की तरह काम करता है। चाय छानते हो ना, चाय में सब चीज़ें प्रेजेंट है, तो जब आप चाय छानते हो तो जो पतली पतली जो छोटे छोटे कण होते, जो भी चीज़ें होती हैं छोटी छोटी, वो फिल्ट्रेट होकर नीचे आ जाती हैं आपकी जिस वेसल को आप नीचे लगाते हो। और जो आपकी, जैसे आपने छलनी लगाई चाय छानने वाली जो भी, और यहाँ पे आपने कोई भी कप रखा, तो जो भी आपने कप रखा, अब इसमें आपकी चाय पत्ती जो मोटी मोटी होगी वो सब इसमें रह जाएगी, और जो आपकी चाय छन्नी होगी वो नीचे कप में आ जाएगी पतली पतली। अब इसमें भी यही काम होता है, इसमें आपका जो भी आपका फिल्ट्रेट होते हैं छोटे छोटे, जैसे अमीनो एसिड हो गए, ग्लूकोज हो गए, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ये आपके इसमें नीचे छन के आ जाएंगे, और जो बड़ी बड़ी प्रोटीन होंगी वो सारी की सारी आपकी यहाँ से इफरेंट आर्टरियोल में चली जाएंगी। यहाँ पे आपका यूरिया भी प्रेजेंट होता है, जो कि आपका यूरिया प्रेजेंट होता है वो भी आपका इसी में छन के आ जाएगा। अब जो भी यहाँ पे छन के आया है उसका हम नाम रख देते हैं फिल्ट्रेट। क्या रख देते हैं? फिल्ट्रेट, ठीक है, उसका नाम हम क्या रख देते हैं? फिल्ट्रेट। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या हुआ, छोटी छोटी चीज़ें थी वो ग्लोमेरुलस से वुमेन्स कैप्सूल में आ गई, उस वुमेन्स कैप्सूल में जो कुछ भी आया उसको हमने नाम दे दिया फिल्ट्रेट। और जो बड़े बड़े पार्टिकल्स थे, प्रोटीन के पार्टिकल्स हैं, और भी तुम्हारी थोड़ी बहुत चीज़ें थी बड़ी बड़ी थी जो कि यहाँ से नहीं छन पाई छलनी में, वो यहाँ आपकी इफरेंट आर्टरियोल में आगे बढ़ गई। तो ये आपका इधर हुआ। अब आगे इसको एक मिनट इस पेज पे फिर से बनाते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब यहाँ से आपका ये एफरेंट आर्टरियोल, ये आपका इफरेंट आर्टरियोल, अरे यार, ये आपका ग्लोमेरुलस, ये है आपका वुमेन्स कैप्सूल, ये आपका वुमेन्स कैप्सूल। अब ये आपका नीचे जाता है ऐसे करके, इस तरीके से ये डायग्राम बनाते हैं, रफली बनाया है मैंने, इस तरीके से डायग्राम होता है। यहाँ पे वुमेन्स कैप्सूल में जो चीज़ें आई थी उसको हमने क्या नाम दिया? फिल्ट्रेट। क्या नाम दिया? फिल्ट्रेट। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। इसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी जिसे हम बोलते हैं। ये आपका लूप ऑफ हेनले, जो कि साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया था, उनका सरनेम था हेनले, तो उनके नाम पे इसको लूप ऑफ हेनले को रखा गया था। और ये लूप है, और यहाँ से जो ऊपर आ रहा है ये है आपका डीसीटी। अब डिसेंडिंग असेंडिंग ये भी आते हैं, आपकी 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है, आपको नहीं पढ़ना, कहीं कहीं पे आपको दे रखा होगा असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, तो वो चीज़ आपको नहीं पढ़नी है। और ये है आपकी कलेक्टिंग डक्ट, ओके, यहाँ पे आपका यूरिन कलेक्ट होता रहेगा। अब क्या होगा, यहाँ पे जब आपके छन के आया तो यहाँ पे आपका यूरिया आ गया, अमीनो एसिड आ गए, ग्लूकोज आ गया, छोटे छोटे पार्टिकल्स यहाँ पे आ गए, और प्रोटीन वगैरह यहाँ पे चले गए। अब जो ये इफरेंट आर्टरियोल होती है ये पीसीटी के लूप ऑफ हेनले के और डीसीटी के आर पार होकर जाती है, इस तरीके से, समझ गए? इसलिए बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है देखने में। अब जो ये इफरेंट आर्टरियोल थी वो इन सब के आसपास रहती है,
ये कलेक्टिंग डक्ट को छोड़ के इन तीनों जो आपके पार्ट्स हैं नेफ्रॉन के, इन तीनों के आसपास होके ये गुजरती है। अब देखो क्या होगा, ये समझ लो ऊपर कोई यहाँ पे पुल है और आप यहाँ नीचे अपना कुछ भी लेके बैठ गए हो, कोई भी आप यहाँ पे कपड़ा बिछा के बैठ गए हो, कुछ भी आप यहाँ पे लेके बैठ गए हो और आपको पता है कि यहाँ से कुछ ना कुछ टपकेगा। जैसे समझ लो यहाँ से सोने के सिक्के टपकेंगे, यहाँ से सोने के सिक्के टपकेंगे जो कि आपके लिए यूज़फुल है और आप वहाँ से आपको कैच कर लोगे। सेम यहाँ कैचिंग खेला जाएगा। पीसीटी में ये सब आएगा जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं। अब भाई ये किसको चाहिए, इफरेंट आर्ट्रियोल तो लेके जाएगी इसको हार्ट तक, तो ये इफरेंट आर्ट्रियोल को चाहिए जो भी कुछ चाहिए, ठीक है। इफरेंट आर्ट्रियोल वेन से मिलेगी, कैपिलरीज के थ्रू रेनल वेन से मिलेगी और रेनल वेन उसको हार्ट तक पहुंचा देगी। तो ये जो चाहिए इसको चाहिए ये सारे न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि जो कि यहाँ पीसीटी में चले गए, क्योंकि पीसीटी का दरवाजा तो कलेक्टिंग डक्ट में खुल रहा है और यहाँ से तो आपका वेस्ट जाएगा आपका बाहर यूरिनरी ब्लैडर में होके जाएगा ये तो ये चीज़ आपको यहाँ पे नहीं पहुँचानी, आपको ये इफरेंट आर्ट्रियोल में देनी है। तो जब ये ग्लूकोज, एमिनो एसिड और भी आपके जो यूज़फुल प्रोडक्ट्स थे जो बॉडी को चाहिए थे न्यूट्रिएंट्स, वो सारे आपके रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं आपकी इफरेंट आर्ट्रियोल में। कहाँ पे, इफरेंट आर्ट्रियोल में, जो ये आसपास भटक रही है इसमें ये टपक जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं रीएब्जॉर्प्शन। अब इसमें हमने एब्जॉर्प्शन वर्ड यूज़ क्यों नहीं किया, रीएब्जॉर्प्शन वर्ड यूज़ क्यों किया, रीएब्जॉर्प्शन हमने इसको क्यों बोला, क्योंकि आपने पढ़ा डाइजेस्टिव सिस्टम में कि एक बार ये स्मॉल इंटेस्टाइन से विलाई के थ्रू एब्जॉर्ब होके आए हैं, क्या होके आए हैं, एब्जॉर्ब होके आए हैं, और यहाँ पे इनको इस ब्लड वेसल में फिर से एब्जॉर्ब किया जा रहा है, इस वजह से इसको बोल रहे हैं रीएब्जॉर्ब, फिर से एब्जॉर्ब करना, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा कि इसको रीएब्जॉर्ब क्यों बोला जा रहा है। ओके चलो, अब क्या होता है, जैसे अब भाई उसको तो नहीं पता ना क्या क्या टपकाना नीचे, अब तुम लोग यहाँ पे सोने के सिक्के बटोरने बैठे हो तो गलती से वहाँ पे थोड़ी सी गंदगी भी तो गिर जाएगी, उसमें कुछ लग रहा होगा गंदगी, तो थोड़े से उसमें से गंदे सिक्के भी गिर गए जो आपके काम के नहीं है। तो जहाँ पे यूरिया था गलती से वो भी रीअब्जॉर्ब होके यहाँ पे लूप ऑफ हेनले में आ जाता है, क्या आ जाता है, जो आपका यूरिया था वो भी गलती से रीअब्जॉर्ब होके आ जाता है। बहुत गंदा सा डायग्राम हो गया है एकदम, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे मैं ऊपर का डायग्राम नहीं बना रही, जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होके आया उस चीज़ को मैं यहाँ पे नहीं बना रही। ये आपका पीसीटी है और यहाँ पे आपका इफरेंट आर्ट्रियोल को मैं थोड़ा ऐसे बना रही हूँ फिलहाल, आप उसको रिलेट कर लेना। जैसे पीसीटी है, पीसीटी से आपके अमीनो एसिड है, यहाँ पे अमीनो एसिड, ग्लूकोज, सॉल्ट्स, वाटर और भी आपके ईटीसी मिनरल्स, और आपका गलती से यूरिया भी रीएब्जॉर्ब होके आ जाता है। अब ये सारी चीज़ें तो इफरेंट आर्ट्रियोल में हमें चाहिए थी, ये सारी चीज़ तो सही है, बट ये यूरिया यहाँ पे गलत आ गया है। तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ता है तो यहाँ पे आपको लूप ऑफ हेनले मिलता है, तो बोल रहे हैं यहाँ पे छोड़ दो, कोई बात नहीं, ये भी कलेक्टिंग डक्ट में जाके जुड़ेगा। तो वो चीज़ें यहाँ पे बची हैं वो आगे बढ़ रही होती हैं, और ये इफरेंट आर्ट्रियोल जो होता है ये लूप ऑफ हेनले को उस यूरिया को वापस कर देता है कि हम अपने न्यूट्रिएंट्स को रीअब्जॉर्ब कर रहे थे तो गलती से आपका ये यूरिया गिर गया था, तो प्लीज़ इसको वापस ले लो, ये हमको नहीं चाहिए, इसी को तो अलग करने आए थे और यही हमारे पास फिर से आ गया, तो क्या फ़ायदा निकलेगा यहाँ पे आने का। तो इस वजह से बोलती है कि यूरिया को प्लीज़ हमसे वापस ले लो। तो जब ये वापस लेते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सीक्रेशन। क्या बोलते हैं हम, सीक्रेशन। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सीक्रेशन। तो थर्ड वाला टॉपिक भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो मोस्टली आपका अब यहाँ पे एक्सक्रीशन कंप्लीट हो चुका है। अब एक कहाँ पे जाता है, डीसीटी में, लूप ऑफ हेनले। मोस्टली जो न्यूट्रिएंट्स थे वहाँ पे पीसीटी में उनका रीएब्जॉर्प्शन हो चुका था। अब सिर्फ क्या रह गया है, थोड़ा सा सॉल्ट रह गया है, कुछ आयंस रह गए हैं और आपका वाटर रह गया है। कुछ आयंस रह गए, वो भी आपने होते जा रहे हैं रीएब्जॉर्ब, और आपके आयंस लिख देती हूँ, ठीक है। और आपका मेनली आपका सॉल्ट, यहाँ पे सारे आपके आयंस के, सॉल्ट्स के, इन सब का आपका जो रीएब्जॉर्ब लूप ऑफ हेनले में हो जाएगा रीएब्जॉर्प्शन। अब आगे बढ़ते हैं, फिर वाटर रह जाता है। वाटर बोलता है अभी तो मैं बहुत सारा पानी हूँ, इतना पानी बॉडी से बाहर निकाल लेंगे तो भाई कहाँ जाएंगे। तो डीसीटी बोलती है भाई यहाँ से कर दो, रीअब्जॉर्प्शन करवा लो। तो ये इफरेंट आर्ट्रियोल को यहाँ से थोड़ा सा पानी और दे देते हैं, तो यहाँ से जितना भी पानी का रीअब्जॉर्प्शन और करवाना होता है वो करवा देते हैं। अब ये डीसीटी जाती है अभी कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट होती है वो एक नेफ्रॉन की अलग अलग कलेक्टिंग डक्ट नहीं होती भाई, कॉलोनी होती है, उनमें काफ़ी सारे घर होते हैं और सबकी कॉलोनी में कोई एक ही डस्टबिन आती है। तो ये वही है, बड़ी बड़ी डस्टबिन है, इसमें ये कलेक्ट करते जाते हैं अपना यूरिन। तो 8-10 जो नेफ्रॉन है उनकी एक ही कलेक्टिंग डक्ट होती है। जो मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन है उनकी मिलियंस ऑफ कलेक्टिंग डक्ट नहीं होती हैं। 8 से 10 नेफ्रॉन की अलग एक कलेक्टिंग डक्ट होती है।
तो 8 से 10 नेफ्रॉन इसी में अपना यूरिया है वो फिल करती जाएंगी इस कलेक्टिंग डक्ट में। अब इस कलेक्टिंग डक्ट से वो बोलती है भाई पानी थोड़ा सा और दे दो, थोड़ा सा रीअब्जॉर्प्शन और हो पाता तो प्लीज़। तो ये कलेक्टिंग डक्ट बोलती है कि मेरे पास इफरेंट आर्ट्रियोल नहीं पहुंच रही है तो मैं कैसे रीअब्जॉर्प्शन करवा दूँ। तो ये बोलती है तुम ऐसा करो, तुम DCT को दे दो और हम उसको दे देंगे इफरेंट आर्ट्रियोल को। तो यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट से भी थोड़ा बहुत रीअब्जॉर्प्शन पानी का हो जाता है, बट डायरेक्टली नहीं होता, इनडायरेक्टली हो जाता है। तो ये चीज़ आपकी आई होप आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो ग्लोमेरुलस, वुमेन्स कैप्सूल, यहाँ से फिल्ट्रेट आया, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल जिसको हमने बोला PCT, डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल जिसको हमने बोला DCT, लूप ऑफ एले एंड कलेक्टिंग डक्ट। यही है आपका 10th क्लास के सिलेबस में, बाकी का आपका 11th में बहुत ज़्यादा डिटेल में है। स्क्रीन पे एक स्ट्रक्चर देखेंगे इफरेंट आर्ट्रियोल का एंड एफरेंट आर्ट्रियोल का। एफरेंट मतलब आना, तो अंदर जाएगी वो होगी आपकी एफरेंट आर्ट्रियोल जो कि उस इम्प्योर ब्लड को लेके आएगी। अब इसको ध्यान से समझना। और ये आप गुच्छा देख रहे हैं, ये उसी का गुच्छा बना हुआ है जिसे हम बंच ऑफ कैपिलरीज बोलते हैं और प्रॉपर नेम इसका होता है ग्लोमेरुलस। और इसके बाहर निकलते आप देख रहे हैं इफरेंट आर्ट्रियोल, मतलब एग्जिट हो रहा है ब्लड का, एग्जिट, ई फॉर एग्जिट, ई फॉर इफरेंट आर्ट्रियोल। तो ये इफरेंट आर्ट्रियोल। एफरेंट आर्ट्रियोल का एक ही काम था, नेफ्रॉन के अंदर ब्लड को एंटर कराना। और इफरेंट का मतलब ही पूरा आपका इस नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के आसपास घूमेगी। जो आपको ब्लड कैपिलरी इस पूरे नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के आसपास दिख रही है, ये यही इफरेंट आर्ट्रियोल है। अब मैं ब्लड कैपिलरी बोलूं या इफरेंट आर्ट्रियोल बोलूं तो आप एक ही चीज समझना, मैं कहीं पे कुछ बोल जाऊंगी, कहीं पे कुछ बोल जाऊंगी, बट आप समझ जाना कि पूरे इसके आसपास इफरेंट आर्ट्रियोल घूम रही है। अब आगे का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। तो ये बंच ऑफ कैपिलरीज है, इसके नीचे है बोमेन्स कैप्सूल। अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले एफरेंट आर्ट्रियोल से ब्लड आएगा और वही छलनी टाइप स्ट्रक्चर है, ग्लोमेरुलस है, इसमें से ये ब्लड थोड़ा सा छन जाएगा। अब छलनी में से क्या क्या छनता है, जो मोटा मोटा पार्ट होता है वो उस पे ऊपर रह जाता है छलनी पे, और जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नीचे छन के आ जाते हैं। इसी तरीके से बोमेन्स कैप्सूल में छोटे छोटे स्मॉलर मॉलिक्यूल जैसे आपके अमीनो एसिड्स है और आपके यूरिया है, सॉल्ट है, ये सब आपके नीचे आ जाएंगे। वाटर भी आपका बहुत पूरा नीचे आ जाएगा, बट जो आपका बाकी का जो प्रोटीन जैसे बड़ी बड़ी प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स है वो आपके एफरेंट आर्ट्रियोल में चले जाएंगे। अब क्या होगा, वुमेन्स कैप्सूल से होते हुए जो आपके स्मॉलर पार्टिकल्स आए हैं छन के, उसे हम बोलते हैं फिल्ट्रेट। और इस प्रोसेस जो ये हुआ है इसको बोलेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब जो ये फिल्ट्रेट नीचे आया है इसमें आपकी अच्छी चीजें भी है और बेकार चीजें भी है। अच्छी बेकार मतलब अच्छी चीजें वो जो आपकी बॉडी को चाहिए, और बेकार चीजें वो जो हम बॉडी से वेस्ट के फॉर्म में बाहर निकालने वाले हैं, जैसे कि आपका नाइट्रोजनस वेस्ट जिसे हमें बाहर निकालना है, यूरिया, इससे हमारा यूरिन बनेगा अभी। तो अब आगे बढ़ाते हैं। ये आपका नीचे है PCT जो कि मैंने अभी बताया था पिछली वीडियो में, तो पूरा मैंने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर समझा रखा है। तो ये है आपका PCT जिसे हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। अब इसमें आपका जो ये फिल्ट्रेट है ये नीचे जा रहा है। अब क्या होगा, इसमें जो अच्छी अच्छी चीजें हैं वो सारी आपकी इस इफरेंट आर्ट्रियोल में ट्रांसफर हो जाएंगी। वो बोलेगा कि जो बॉडी को चाहिए उसे तो मुझे वापस कर दो, तो वो PCT उसको वापस कर देता है। और मोस्टली जो आपका ऐसा ट्रांसफर होगा इस प्रोसेस को हम रीअब्जॉर्प्शन बोलेंगे। तो जिसमें जो अच्छी चीजों का रीअब्जॉर्प्शन होगा आपके इफरेंट आर्ट्रियोल में, वो आपका PCT में ही हो जाएगा। और जो आपका यूरिया थोड़ा बहुत उस ब्लड में आ गया है तो वो आपका उसको दे देगा, किसको, आपके PCT को। अब आपकी गाड़ी आगे बढ़ती है, इसमें भी आपको बहुत सारा सामान है। PCT ने उसको क्या दिया, एमिनो एसिड, ग्लूकोज और आपका सॉल्ट, वाटर, बहुत सारी चीजें उसको दे दी अच्छी अच्छी, और यूरिया आपने पास ले लिया। अब ये आगे जाएगा आपका लूप ऑफ हेनले में। लूप ऑफ हेनले में अब वो ब्लड कैपिलरी उसके आसपास भी प्रेजेंट है, वो आपकी इफरेंट आर्ट्रियोल। तो वो क्या बोलेगी कि अभी इसमें सॉल्ट और वाटर प्रेजेंट है जो कि मुझे वापस चाहिए, क्योंकि बॉडी को उसकी जरूरत है, बहुत सारा पानी आपके पास अभी चला गया है। तो वहां से भी वो थोड़ा सा रीअब्जॉर्प्शन और करा लेती है, किसका, वाटर और सॉल्ट का। बाकी जो एमिनो एसिड से, ग्लूकोज से, वो उसने PCT से ले लिए थे, उसने उसे वापस कर दिए थे। अब उसमें सिर्फ उसके काम की चीज वाटर और सॉल्ट बचे हुए हैं। अब वहां से भी वो वाटर और सॉल्ट ले लेती है, रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। अब वो आगे फर्दर जाता है DCT में। DCT के आसपास भी इफरेंट आर्ट्रियोल प्रेजेंट है। वो बोलती है मुझे यहाँ से भी वाटर और सॉल्ट दो, मैं कहीं से नहीं छोड़ूंगी वाटर और सॉल्ट को। तो वहां से भी वो रीअब्जॉर्प्शन करा लेती है। अब वो इतना लालच में आ जाती है, इतना रीअब्जॉर्प्शन करा लेती है कि उसके पास गंदगी भी चली जाती है। जो आपका नाइट्रोजनस वेस्ट हमें बाहर निकालना ना, यूरिया, वो भी वो अपने अंदर रीअब्जॉर्ब करवा लेती है। और उसको गुस्सा आ जाता है, वो बोलती है मैंने तो सिर्फ वाटर और सॉल्ट मांगा था, आपने यूरिया क्यों दे दिया, इसको वापस लो। तो वो उसको सीक्रेट कर देती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं सीक्रेशन, कि उससे यूरिया का दोबारा से सीक्रेशन हो जाएगा उस DCT में। वहां पे वो उसका सीक्रेशन कराती जाएगी। अब वो DCT लेके उस पूरे वेस्ट को डाल देती है कलेक्टिंग डक्ट में, कि अब इसमें हमारे काम का कुछ भी नहीं है, सारा का सारा वेस्ट कलेक्टिंग डक्ट में डाल देती है। अब वो ब्लड वेसल बोलती है कि नहीं, अभी उसमें से उसे और वाटर चाहिए, क्योंकि बॉडी को वाटर की जरूरत है, वो इतना वाटर वेस्ट की फॉर्म में बाहर नहीं निकाल सकती। अब उस कलेक्टिंग डक्ट को आ जाता है गुस्सा। वो बोलती है कि इतना वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराने के बाद भी इसको और वाटर चाहिए। तो वो बोलती है कि मैं अपने साथ डायरेक्ट इसको वाटर नहीं दूंगी। तो DCT उसको मनाती है और DCT उस कलेक्टिंग डक्ट से वाटर कलेक्ट कर लेती है और DCT उस इफरेंट आर्ट्रियोल को उसे दे देती है। तो इसमें
इसमें मैंने ये बात क्यों बताई, क्योंकि डायरेक्ट कलेक्टिंग डक्ट से वो इफरेंट आर्ट्रियोल पानी नहीं लेगी, वो पहले कलेक्टिंग डक्ट डीसीटी को देगी और डीसीटी उसको इफरेंट आर्ट्रियोल को दे देगी। तो इसमें 3 प्रोसेस हुए, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, एफरेंट आर्ट्रियोल और इफरेंट आर्ट्रियोल के बीच में जो ग्लोमेरुलस प्रेजेंट है, कैपिलरी प्रेजेंट है, वहां से आपका फिल्ट्रेट होकर आया वुमेन्स कैप्सूल में, जो कि आपको फिल्ट्रेट आया उसे बोलेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। उसके बाद वो नीचे आया पीसीटी से, आपका अच्छी अच्छी चीजें आपकी उस इफरेंट आर्ट्रियोल में गई, जिसे हम बोल रहे हैं रीएब्जॉर्प्शन। और अगर उसमें यूरिया आ जाता है उस ब्लड कैपिलरी में, तो वो उसे वापस देती है आपकी डीसीटी को। उस प्रोसेस को हमने बोला सीक्रेशन। उसके बाद वो जितना भी वेस्ट था वो सब बाहर निकल गया। और हैरानी की बात तो ये है, जो आपका यूरिन बना है उसमें आपका 95% अब भी वाटर ही होता है। उसने इतना रीअब्जॉर्प्शन वाटर का कराया है, फिर भी हमारी बॉडी यूरिन में 95% वाटर ही कंटेन करती है। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स में आपको ऐसे ही समझाती हूँ, तो उसमें ऐसा आपका कुछ भी नहीं है। उसमें आप CO2 को रात के टाइम पर रेस्पिरेशन में बाहर निकालते हो स्टोमेटा के थ्रू, और आपका ऑक्सीजन आप फोटोसिंथेसिस में बाहर निकालते हो स्टोमेटा के थ्रू। तो मतलब आपका गैसेस का एक्सचेंज किससे हो रहा है? स्टोमेटा से हो रहा है, ठीक है। और आप वाटर वेपर भी कहाँ से निकालते हो? स्टोमेटा के थ्रू ही निकालते हो आप बाहर। किसकी फॉर्म में निकालते हो? वाटर वेपर की है फॉर्म में निकालते हो। वाटर वेपर की फॉर्म में आप निकालते हो शाम के टाइम पे, जब आपको फोटोसिंथेसिस नहीं करनी होती है, सनलाइट चली जाती है, तो उस टाइम पे आप वाटर को बाहर निकालते हो वाटर वेपर की फॉर्म में। आपने देखा भी होगा शाम के टाइम पे जो लीव्स होती हैं वो आपको गीली गीली सी मिलेंगी, कुछ नमी मिलेगी उन पर, तो वो वही वाटर वेपर्स होती हैं जो वेस्ट की फॉर्म में बाहर निकली हुई होती है। कुछ गम्स और एसेंस देखे होंगे आपने जो प्लांट्स एक्सक्रीट करते हैं, वो सॉलिड वेस्ट जो होता है वो आपकी प्लांट बॉडी में होता है, जो कि वो लीव्स के थ्रू और अपनी बाग्स के थ्रू और अपनी फ्रूट्स के थ्रू वो बाहर निकाल देते हैं। फ्रूट्स जो होते हैं वो उनका सॉलिड वेस्ट ही होते हैं, हमारे लिए वो खाना है, बट उनके लिए, प्लांट्स के लिए वो एक वेस्ट ही है। तो ये आपका एक्सक्रीशन इन प्लांट कंप्लीट हो चुका है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था, बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं थी। एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग से आपके क्वेश्चंस आते हैं, तो प्लीज़ नेफ्रॉन का डायग्राम आप अच्छे से याद कर लेना, तो उससे आपके क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप उसको अच्छे से कर लोगे तो आपका एक्सक्रीशन टॉपिक भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा।